नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहला आज का इम्पोर्टेंट नोट्स हम देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों, डॉक्टर की सेवानिवृत्ति जो उनका रिटायरमेंट का एज था उसमें वृद्धि किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा राज्य में श्रम तथा राज्य कर्मचारी बीमा विभाग के अंतर्गत आने वाले एलोपैथिक चिकित्सक अधिकारियों तथा उड़ीसा मेडिकल एवं हेल्थ सर्विसेज कैडर के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति का आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जा रही है। दूसरा देखिए दोस्तों, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए डीडीटी की आपूर्ति रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम एनआईएचएल इंडिया लिमिटेड HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP की आपूर्ति की है। HIL दुनिया में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। HIL DDT बनाने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी है। भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के DDT की आपूर्ति के जरिए 1954 में कंपनी का गठन किया गया था। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में समुद्री क्षेत्र में मत्स्य पोतों द्वारा व्यापारिक पोतों के परिचालन मार्गों का विभाजन। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नौ परिवहन सुरक्षा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए देश के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में व्यापारी जहाज़ों और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज़ों का संचालन मार्गों को अलग कर दिया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? भारत के दक्षिण पश्चिम तट के आसपास अरब सागर के जल क्षेत्र एक व्यस्त समुद्री मार्ग है जहाँ से बड़ी संख्या में व्यापारी जहाज़ गुजरते हैं। इसके साथ ही यहाँ से बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के जहाज़ भी गुजरते हैं, जिससे कभी कभी इनके बीच दुर्घटनाएं हो जाती है और इसकी वजह से संपत्ति और पर्यावरण दोनों का नुकसान होता है। कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। अगला देखिए दोस्तों, मधुबनी चित्रकारी। मधुबनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में पड़ता है। इसका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों मधुबनी चित्रकारी से सजे फेस मास्क की काफ़ी मांग बढ़ गई है। देश में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के उपायों में मधुबनी चित्रकारी से सजे फेस मास्क की काफ़ी मांग बढ़ गई। आज मन की बात में प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इसके बारे में बातें की गई थी मन की बात में। अगला देखिए दोस्तों, मधुबनी का शाब्दिक अर्थ है मधु का वन अर्थात शहद का जंगल। मधु का वन अर्थात शहद का जंगल। यह लोक चित्रकारी की एक पुरानी शैली है जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण आदि में मिलता है। इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है, अतः इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रों में परंपरागत रूप से उंगलियों तथा वृक्षों की छोटी छोटी टहनियों का उपयोग किया जाता है। हाल के दिनों में इस चित्रकला शैली में माचिस की तीलियाँ जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा है। चित्रकला की यह शैली पारंपरिक रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा की जाती है, हालांकि वर्तमान में इसकी मांग को पूरा करने के लिए पुरुष भी चित्रकारी करने लगे हैं। यह चित्रकला जनजातीय रूपांकनों तथा चमकीले मिट्टी के रंगों का उपयोग के कारण लोकप्रिय है। पांचवा देखा जाए, ग्राम पंचायत प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति। ग्राम पंचायत प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश में महाराष्ट्र में स्थानीय प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों को ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र सरकार के राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव, गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस तथा महाराष्ट्र ग्रामीण पंचायत अधिनियम 2020 अध्यादेश 2020 के विरोध में बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं की सुनवाई करने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में निजी व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित सरकारी प्रस्तावों तथा अध्यादेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 151 में संशोधन करने वाले अध्यादेश को भी चुनौती दी है। इन संशोधनों में प्राकृतिक आपदा, महामारी आपातकाल और वित्तीय आपातकाल या प्रशासकीय आपातकाल के कारण राज्य आयोग चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव नहीं कराए जाने पर प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। याचिकाओं के तर्क क्या है? निजी प्रशासकों की नियुक्ति कानून विधि द्वारा सम्मत नहीं है तथा इस प्रकार की व्यापक नियुक्तियों से स्थानीय शासन पर अस्थायी प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ग्राम पंचायतों में राज्य तथा स्थानीय प्राधिकरणों के विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु सरकार द्वारा यह निर्णय कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने हेतु लिया गया। राज्य सरकार का क्या तर्क है इसमें? तो महाराष्ट्र के कारण महामारी के कारण राज्य में ग्राम पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया बाधित हुई तथा पंचायतों के परिचालन हेतु प्रशासकों की तत्काल आवश्यकता है। राज्य में ग्राम पंचायतों काफ़ी अधिक संख्या तथा सरकारी कर्मचारी पर पहले से अधिक कार्यभार है तथा इन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाना मुश्किल है। काम का लोड इनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। न्यायालय का इसमें क्या निर्णय है? अंतरिम उपाय के रूप में अध्यादेश और सरकारी प्रस्तावों के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारी होने चाहिए। सरकारी कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने पर निजी व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने पर प्रत्येक
आदेश में सरकारी कर्मचारी की अनुपलब्धता के कारणों को दर्ज किया जाएगा। प्रशासक के लिए मापदंड के रूप में गांव का निवासी तथा मतदाता सूची में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है और प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए स्थानीय प्राधिकरणों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 6 नंबर देखा जाए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए उत्पादक देश की घोषणा अनिवार्य। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सहित ई कॉमर्स सभी कॉमर्स कंपनियों के लिए इनकी वेबसाइट पर बिक्री किए जाने वाले आयातित उत्पादों के उत्पादक देश की जानकारी की सूचना देना अनिवार्य है। आपको जानते होंगे चीन के साथ भारत का विवाद काफ़ी बढ़ा हुआ है। विवाद का विषय क्या है? हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि यदि ई कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा अपनी वेबसाइट पर उत्पादों के निर्माण देश अथवा उत्पादक देश का उल्लेख नहीं किए जाने पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। केंद्र सरकार के द्वारा इस याचिका की प्रतिक्रिया में उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया गया है। इस संदर्भ में विविध प्रावधान इस मामले संबंधित कानून विविध माप विज्ञान अधिनियम 2009 तथा विधिक माप विज्ञान नियम 2011 अधिनियम द्वारा नियमों के प्रावधान को लागू करने का दायित्व राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सौंपा गया है। अधिनियम द्वारा नियमों को उल्लंघन किए जाने पर राज्य संघ शासित प्रदेशों के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा भी कॉमर्स कंपनियों द्वारा उत्पादक देश का उल्लेख किए जाने के अनिवार्य किया गया है। वर्तमान विवाद तथा चुनौतियाँ। अधिकांश ई कॉमर्स वेबसाइटों का कहना है कि बाजार आधारित ई कॉमर्स मॉडल के रूप में कार्य करते हैं जिसमें उनकी भूमिका केवल मध्यस्थ की होती है, इंटरमीडिएटरी की होती है। इन वेबसाइट्स के अनुसार इनके प्लेटफॉर्म पर उत्पादक देश संबंधी फील्ड डेटा उपलब्ध करा दिया गया है जिसे विक्रेता द्वारा एक नए उत्पादों की सूची जारी करते समय भरा जा सकता है, परंतु इस सूचना को भरने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया क्योंकि संबंधित कानून में भारत निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादक देश, निर्माता देश, संयोजक देश आदि संबंधी जानकारी देने के लिए अनिवार्यता का प्रावधान नहीं करता है। कई मामलों में विभिन्न देशों से तैयार माल की किसी अन्य देश में एकत्रित कर, पैक कर अथवा संयोजित किया जाता है। इसके पश्चात भारत में बिक्री हेतु भेजा जाता है। अर्थात वर्तमान नियमों के अनुसार निर्यातक देश के उत्पादक देश नहीं माना जा सकता है। इसके लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (UIC) इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में UIC यूनाइटेड इंटरनेशनल देश सीमेंस एक फ्रेंच शब्द है जिसका अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ विभिन्न रेलवे प्रणालियों के एक वैश्विक मंच है। यह रेलवे के अंतर परिचालन तथा समस्त विश्व में रेलवे के समान तकनीक मानकों को विकसित करने के साथ साथ रेल कूटनीति को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। गठन इसका कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का गठन 97 वर्ष पूर्व यानी कि 17 अक्टूबर 1922 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर रेल परिवहन को बढ़ावा देना तथा गतिशीलता एवं सतत विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। सदस्य इसके कौन कौन? वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ में अंतर्गत भारत सहित 144 सदस्य हैं। काकापार परमाणु संयंत्र द्वारा क्रांतिकता प्राप्ति। हाल ही में गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है। क्रिटिकलिटी। इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का निर्माण 6 मई 1993 को आरंभ किया गया था तथा समान क्षमता की दूसरी इकाई का निर्माण 1 सितंबर 1995 को शुरू किया गया था। यह दोनों इकाइयाँ कैनेडियन तकनीक पर आधारित है। भारत में वर्तमान में विकसित की जा रही 700 मेगावाट की 16 स्वदेशी परियोजनाओं की श्रृंखला में काकरापार की तीसरी परमाणु संयंत्र इकाई विकास क्रम में सबसे आगे है। वर्तमान में 700 मेगावाट क्षमता युक्त परमाणु रिएक्टर की 4 इकाइयों का निर्माण काकरापार तथा रावत भाटा 7 एवं 8 में किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2020 के अंत तक भारत में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 3,68,690 मेगावाट थी जिसके परमाणु ऊर्जा का योगदान 2% से भी कम है। क्रिटिकलिटी क्या होती है? तो किसी परमाणु रिएक्टर द्वारा क्रांतिकता प्राप्त करने का उद्देश्य उस अवस्था से होता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन में एक सतत विकास विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया के आरंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विखंडन में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं जो सतत अभिक्रिया को जारी रखते हैं। विद्युत उत्पादन की दिशा में पहला चरण। सरल शब्दों में क्रांतिकता प्राप्त करने पर ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर की सामान्य परिचालन अवस्था में पहुंच जाता है। इस बात को संकेत देता है कि अब संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए तैयार है। इस उपलब्धि का महत्व क्या है? भारतीय घरेलू और सैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई होने के साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित सबसे बड़ी दबावयुक्त भारी जल इकाई है। दबावयुक्त भारी जल वे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होते हैं जिनमें सामान्यतः ईंधन के रूप में गैर समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम तथा मंदक एवं शीतलक रूप में भारी जल DTO का उपयोग किया जाता है। इस विशिष्ट दबाव वाले पानी रिएक्टर भारी जल के शीतलक रूप में खोलने की सीमा
से कम तापमान तथा गर्म होने पर एक निश्चित दबाव के तहत रखा जाता है। यद्यपि भारी जल साधारण जल की तुलना में काफ़ी महंगा होता है, तो फिर भी यह न्यूट्रॉन उत्पादन प्रक्रिया में आर्थिक रूप से लाभप्रद परिणाम देता है। ये रिएक्टर को ईंधन संवर्धन सुविधाओं के बगैर परिचालन की अनुमति प्रदान करता है तथा भारी जल पर व्यय होने वाली लागत पूंजी में कमी होती है तथा रिएक्टर के वैकल्पिक ईंधन चक्र के कुशल उपयोग हेतु सक्षम बनाता है। लोनार झील का गुलाबी होने का कारण क्या है दोस्तों? व्हाई लोनार लेक टर्न पिंक। इसी वर्ष जून में महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है। झील के इस परिवर्तन से वैज्ञानिक सहित लाखों लोग आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रंग परिवर्तन का कारण क्या है? तो झील के रंग परिवर्तन का कारण लवणता अनुकूलित बैक्टीरिया जिसे हेलोफिलिक आर्किया अथवा हेलो आर्किया कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इनका संबंध उच्च लवणता तथा उच्च क्षारीयता से होता है। पानी का गुलाबी रंग अस्थायी नहीं था। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान सूक्ष्म जीवों के जीव भार के तलहटी बैठ जाने पर पानी का रंग पुनः पारदर्शी हो गया था। यह निष्कर्ष अंगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित था। AIR भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन पुणे स्थित स्वायत्त संस्था है। झील के रंग परिवर्तन संबंधी अन्य कारक वर्षा की कमी, उच्च तापमान तथा मानवीय हस्तक्षेप की कमी, अधिक से अधिक मात्रा बाष्पीकरण होने से झील के लवणता तथा pH मान में काफ़ी वृद्धि हुई है। लवणता तथा pH मान में वृद्धि से हेलोफिलिक जीवाणु विशेषकर हेलियोआर्किया की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। फ्लोमिंगो संबंधी निष्कर्ष। परीक्षण के दौरान शोधकर्ताओं के लिए झील में प्रवास करने वाले फ्लोमिंगो पक्षियों संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष पता चले हैं। फ्लोमिंगो पक्षियों का गुलाबी अथवा ललिमा युक्त रंग के कारण कैरोटीनॉयड समृद्ध भोजन लेने के कारण होता है। यह पक्षी गुलाबी पिगमेंट्स का उत्पादन करने वाले जीवाणुओं के भक्षण करते हैं, जिससे इन्हें कैरोटीनॉयड समृद्ध भोजन की प्राप्ति होती है, जो इसके पंखों के रंग गुलाबी कर देते हैं। अतिरिक्त जानकारी। वर्ष 1823 में लुनार क्रेटर झील की CJ एलेक्जेंडर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा एक अद्वितीय भौगोलिक रूप में पहचान की गई थी। यह महाराष्ट्र के लुनार में स्थित एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण प्लेस्टोसिस काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ माना जाता है। यह बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित है। इसका व्यास 1.85 मीटर तथा गहराई 500 मीटर है। लुनार क्रेटर को वर्ष 1979 में एक विस्तृत विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।